नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत पांडे। आदिवासियों की दुनिया बेहद रोचक है, लेकिन विकास के इस दौड़ का आदिवासियों के जीवन पर जो असर पड़ा, उससे न तो वो पहले की तरह रह गए और न ही विकास के इस दौड़ में ही शामिल हो पाए। वहाँ कुछ बदला और कुछ ठिठका रहा। जानकारों में इस बात पर तब से तकरार जारी है कि आदिवासियों के लिए विकास का मॉडल हो तो क्या हो। क्या उनकी पहचान को मुख्य धारा में मिला दिया जाए, क्या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर देश और दुनिया में चर्चा होती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दुनिया भर में हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद मूल निवासियों के अधिकारों की हिफाजत करना है। हर साल की तरह इस बार भी देश और दुनिया में इस दिवस को काफ़ी उत्साह के साथ मनाया गया। दुनिया में जब पर्यावरण को बचाने की बहस परवान पर है, तब अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। मूल निवासियों को पर्यावरण का रक्षक माना जाता है। यानी वो पेड़ों के बीच रहते हैं, उन्हें बचाते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। पहली बार इस दिवस की घोषणा 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। 1995 से 2004 के बीच पहला मूल निवासी दशक मनाया गया। 2005 से 2015 के बीच दूसरा दशक मनाया गया। इसमें मूल निवासियों की गरिमा को केंद्र में रखा गया। इस दिवस का मकसद आदिवासियों की उपलब्धियों और उनके योगदान को याद करना भी है। इस दिन शैक्षिक गतिविधियों से लेकर मूल निवासियों के बारे में जानकारियां बढ़ाने की कोशिश की जाती है। आदिवासियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है और इस पर कार्यशालाएं भी आयोजित होती हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की थीम शिक्षा का अधिकार है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने मूल निवासियों के अधिकारों और मानवाधिकारों के तहत शामिल किया है। इसमें कहा गया है कि आदिवासी अपना शैक्षणिक संस्थान शुरू कर सकते हैं और अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं। 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों में भी मूल निवासियों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने पर जोर है। इन कोशिशों के बावजूद आदिवासियों के बीच शिक्षा के स्तर में पूरा सुधार नहीं हो पाया है। शिक्षा को लेकर आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच अब भी खाई बहुत ज्यादा है। विशाल जैन, राज्यसभा टीवी। के लिए थीम चुना है शिक्षा का अधिकार। असल में आदिवासियों के बीच शिक्षा की पहुंच पर जमाने से बहस चल रही है। शिक्षा के तौर तरीके और शैली को लेकर जानकारों में मतभेद भी है, लेकिन इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है कि साक्षरता और शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। दुनिया भर में साक्षरता के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो ये 86% से ज्यादा है। यानी दुनिया की बहुत कम आबादी ऐसी है जो इस वक्त पढ़ने लिखने के काबिल नहीं है। लेकिन साक्षरता के दायरे से जो लोग बाहर हैं, उसमें बड़ी आबादी विकासशील देशों से ताल्लुक रखती है और इसमें भी आदिवासी निचले पायदान पर आते हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस बार आदिवासियों के शिक्षा के अधिकार को आदिवासी दिवस का थीम बनाया है। आदिवासियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र ने जब घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें शिक्षा को काफी अहमियत दी गई। धारा 14 के मुताबिक आदिवासियों को अपनी भाषा और अपने सांस्कृतिक दायरे में शैक्षणिक संस्थान बनाने और उसे नियंत्रित करने का अधिकार है। पढ़ाने और सिखाने की व्यवस्था भी आदिवासी अपने मुताबिक विकसित कर सकते हैं। 2030 के सतत विकास के एजेंडे के चौथे गोल में ये कहा गया है कि सब तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसमें आदिवासियों का खास तौर पर जिक्र किया गया है। इस तरह की कई योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हैं, लेकिन आदिवासियों में शिक्षा का मौजूदा स्तर देखकर लगता नहीं है कि लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। भारत में कुल साक्षर और आदिवासी साक्षरों के बीच अंतर कम जरूर हुआ है, लेकिन आज भी बड़ा अंतर मौजूद है।
संसद में इस संबंध में कई बार मामला उठा। Ma'am, the Human Development Index in all the tribal areas, if we see in the country, is very low as compared to the national average. The literacy rate of the country today is 74%, but if we see of the tribals is 59%. It is very low in the states which has more tribal population like Madhya Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Orissa, where we see a gap of literacy between the general population and the tribal of between 18 to 26%. दुनिया भर के 90 देशों में इस वक्त करीब 37 करोड़ आदिवासी रहते हैं। दुनिया की आबादी में इनकी हिस्सेदारी महज 5% है, लेकिन गरीबी में 15% है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इन आदिवासियों की करीब 7,000 भाषाएं हैं और 5,000 अलग अलग संस्कृति। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कई मुल्कों में आदिवासियों को उनकी भाषा में पढ़ाने की सही सुविधा मौजूद नहीं है और कई जगहों पर पढ़ाने की उनकी शैली को मंजूरी नहीं दी जाती। लिहाजा आदिवासी समाज के भीतर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए संयुक्त राष्ट्र उनकी शैली को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में भी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दे उठे। शून्यकाल में सांसदों ने आदिवासियों के सामने मौजूद चुनौतियों का जिक्र किया और सरकार से उनके हालात में सुधार लाने के लिए कदम उठाने की अपील की। शून्यकाल में आदिवासियों से जुड़ा मुद्दा बीजेपी सांसद हिना गावित ने उठाया। उन्होंने कहा कि मानव विकास सूचकांक में देश के आदिवासी काफी पीछे छूट गए हैं। गावित ने कहा कि देश में लोकतंत्र मजबूत करने में आदिवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन विकास की दौड़ में वो काफी पीछे दिख रहे हैं। 48% of mothers who belong to the tribal community are undernourished. Every second tribal child is having stunted growth, and if we see 29% of these tribal children who have stunted growth are into severely stunted category. Ma'am, if we see according to 2012 Planning Commission report, 45.3% of tribal who are living in the rural areas, they are belonging to the below poverty line. कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर छपे विज्ञापन पर सवाल उठाए। उन्होंने विज्ञापन में भाषाई गलती के चलते अर्थ में आए बदलाव की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया। कांतिलाल भूरिया ने विज्ञापन के प्रकाशन में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश से यह विज्ञापन आया है कि प्रधानमंत्री आज चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि जाके आदिवासियों का उन्मूलन करेंगे, मतलब जड़ से खत्म कर देंगे, आदिवासियों को भूल जाएंगे। यह विज्ञापन है, प्रधानमंत्री का फोटो है। देखा तो ये आज आदिवासियों का इतना अपमान, आज बधाई देने के बजाय आज उनको मुख्य गृह मंत्री जी आप देख लीजिए। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि वो मामले की जांच कराएंगे और सदन को इससे अवगत कराया जाएगा। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर आदिवासियों के योगदान का जिक्र किया। मैं समस्त देश के आदिवासियों को, दुनिया के दूसरे देशों में यदि हमारे आदिवासी बंधु रह रहे हैं तो उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि पोस्टर मैंने देखा नहीं है, क्या है उसको मैं देखूंगा। उस संबंध में मैं पता लगाकर जो कुछ भी होगा मैं स्पीकर महोदया को उसकी जानकारी दे दूंगा। बीजेपी सांसद हरीशचंद्र चौहान ने महाराष्ट्र में आदिवासियों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने फर्जी आदिवासी पहचान के जरिए सरकारी नौकरियां पाई हैं। वहीं जेएमएस सांसद विजय कुमार हांसदाक ने जातीय जनगणना की मांग की। महाराष्ट्र में आज कम से कम 1,40,00,000 ट्राइबल पॉपुलेशन है। 95 तक वहां बोगस आदिवासियों का बहुत ही बड़े पैमाने में अतिक्रमण हो रहा है। 95 तक 1 लाख से ज्यादा बोगस आदिवासियों ने आदिवासी के नाम पे वहाँ की रिक्रूटमेंट में वो एडजस्ट हो गए हैं। इसको करना चाहिए कि जाति धर्म कहीं कुछ और, हर आदिवासी क्षेत्र का धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन जाति आदिवासी ही रहती है। तो जाति के आधार पे जो है इनका पॉपुलेशन का कैलकुलेशन हो और उसको जो है ठीक ढंग से पेश किया जाए। टीआरएस सांसद अजमीरा सीताराम नायक ने आदिवासियों पर संयुक्त राष्ट्र की गाइडलाइन लागू करने की मांग की। Now in this country there is guidelines from the United Nations. Why these governments are not implementing the guidelines of the United Nations to celebrate this festival, Adivasi festival, as a state festival or the nation festival? Why they are not instructing the universities and tribal welfare department?
इनके अलावा भी कुछ सांसदों ने आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठाए। ज्यादातर सांसदों ने आदिवासियों से जुड़े कार्यक्रमों को मजबूती से लागू करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे क्या है आदिवासियों के बुनियादी मसले। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। आदिवासियों के कई ऐसे बुनियादी मसले हैं जो जस के तस बने हुए हैं। संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए खास प्रावधान है और समय समय पर इनके लिए कई कानून भी बने, लेकिन जंगल पर अधिकार जैसे कई मुद्दों पर तकरार आज भी जारी है। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त आदिवासियों की चुनौतियां। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की ये तस्वीर मध्य भारत के आदिवासी बसावटों की नुमाइंदगी करती है। सुस्त और ठहरा हुआ इलाका, कच्चे मकान और बैलगाड़ियों पर आवाजाही आदिवासियों की माली हालत बयां करने के लिए काफी हैं। आज भी आदिवासी इलाके विकास के मामले में काफी निचले पायदान पर शुमार हैं। पलायन, तस्करी से लेकर बंधुआ मजदूरी जैसे वाकये इन इलाकों का सच है। देश में सबसे ज्यादा खनिज संपदा जिस इलाके में है, उनमें ज्यादातर आदिवासी बहुल हैं। जानकार मानते हैं कि खनन के चलते आदिवासियों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। हम आज भी यही करते हैं कि माइनिंग जो हो वो माइनिंग करेगी सिर्फ सरकार, सरकारी संस्था, और उससे जो माइन करने के बाद जो माल जो होगा उसको बेचिए आप पब्लिक मार्केट में। लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड किसको कितना चाहिए, लेकिन माइनिंग होगा ओनली सरकारी संस्थाओं की तरफ से, तब काबू रहेगी किसी भी सरकार के ऊपर। वरना ये प्राइवेटाइज कर दिए माइन्स, और प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेट मालिकों की जुल्म जो हो रही है पूरे ट्राइबल इलाकों में, वो हम सब जानते हैं। मानव विकास सूचकांक के आंकड़े आदिवासियों के बदतर हालात को बयां करते हैं। देहातों में बीपीएल परिवार 25.7% है, लेकिन आदिवासियों में 45.3%। देश में शिशु मृत्यु दर 18.4% है, लेकिन आदिवासियों में यह आंकड़ा 35.8% है। देश में पुरुष साक्षरता 81% है, तो आदिवासियों में 68.5%। महिलाओं में यही आंकड़ा 64.5% और 49.5% है। देश में 21% परिवारों के पास दोपहिया वाहन है, तो वहीं आदिवासियों में
सिर्फ 9% परिवार के पास ये सुविधा है। आदिवासियों के सामने चुनौतियों का अंबार है। हर बात के लिए एक एक आदिवासी समाज को या समूह को कई बार 5-5, 6-6 बार विस्थापित होना पड़ता है। यहाँ से स्थापित हुए दूसरी जगह बसाया तो दूसरी जगह से फिर बस चलता जा रहा है। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पूरे विकास की कीमत जैसे इन्हीं के ऊपर चुकाने के लिए इनको थोप दिया गया है। आजादी के बाद ये सवाल लगातार उठे हैं कि क्या आदिवासियों को संसाधनों पर बराबरी का हक हासिल हुआ है? क्या आदिवासियों के सशक्तिकरण की कोशिशें कामयाब हुई हैं? आजादी से पहले 1927 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत देश में वन क्षेत्रों पर सरकार का अधिकार हो गया, यानी आदिवासियों के जीवन की बुनियाद ही हिल गई। बाद में जब देश आजाद हुआ तो 5वीं और 6ठी अनुसूची के भीतर आदिवासी बहुल्य राज्यों को बांटा गया। इसके बाद कई कानून बने, लेकिन 1996 का पेसा कानून इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। Panchayat extension to scheduled areas was passed in 1996, but rules were not framed for almost about a decade. And in the Panchayat extension to scheduled areas, it clearly says that in the scheduled areas, Gram Sabha means not Panchayat as a unit, but every village or habitation as a unit. If I remember right, I think it's section 3C of the PESA Act, but this was not being implemented at all. पेसा कानून की कई बेहतरीन मिसाल हाल के दिनों में देखने को मिली है। 2 साल पहले नियमगिरी में वेदांता की परियोजना को आदिवासियों ने नामंजूर कर दिया और कंपनी को वहां से बैरंग लौटना पड़ा। 2006 में यूपीए सरकार ने वन अधिकार कानून लागू किया तो लोगों की उम्मीदें बंधी कि आदिवासियों की स्थिति सुधरेगी, लेकिन कई इलाकों में इसको ठीक से लागू नहीं किया गया। आदिवासी इलाकों का जिक्र होते ही विकास की चर्चा भी शुरू हो जाती है। जानकारों का मानना है कि आदिवासियों को विकास की प्रक्रिया में शामिल किए बगैर किसी भी तरह का विकास मुमकिन नहीं है। यही नहीं, आदिवासियों की संस्कृति को बचाए रखना भी बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। कई इलाकों में बाहरी संस्कृति के साथ आदिवासियों की जीवन शैली का घालमेल हो गया और कई इलाकों में आदिम जनजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। आप जैसा पीवीटीजी है, हमारा कुछ ग्रुप हैं, जो ग्रुप का संख्या बहुत कम हो गया है, उसको बचाए रखना, बनाए रखना बहुत चिंता का है। निकोबरीज है, ग्रेट अंडमानीज है और बहुत सारे हैं, बिरहोर है, ये सब एक्सटिंग्विश के कागार पर आ गए हैं, लिमिटेड हो गया है। शादी ब्याह करवाना उसमें चिंता का विषय है। आदिवासी इलाकों के पिछड़ेपन के चलते और भी कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। नक्सलवाद और सुरक्षा बलों के बीच लाखों की आबादी गुजर बसर कर रही है और कई बार दोनों तरफ से इनकी आजादी छिनती रही है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। आदिवासी समाज पर जब बात होती है तो उनकी संस्कृति, रहन सहन और पुरानी परंपराओं का जिक्र जरूर होता है। आदिवासियों के सामाजिक जीवन में कई अनोखी बातें होती हैं जिन्हें देखकर बाकी लोग चौंक पड़ते हैं। हजारों साल पुरानी उनकी संस्कृति की छटा आज भी नई दिखती है। समय के साथ जैसे जैसे सामाजिक बदलाव आया, इंसान पुरानी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को पीछे छोड़ता चला गया। विकास की राह में पीछे छूटी संस्कृति के साथ कई बार जीने का सहज ज्ञान और प्रकृति के साथ तालमेल का विवेक भी पीछे छूटता रहा। लेकिन आदिवासी समाज ने विकास और आधुनिक जीवन शैली से जद्दोजहद करते हुए भी अपनी जड़ें नहीं सूखने दी। इनकी अपनी जीवन शैली है, प्रकृति और समाज को देखने का अपना तरीका और जीने का अपना ढंग है। आदिवासियों की संस्कृति में बसी परंपराएं कई बार कथित आधुनिक और विकसित समाज के तौर तरीकों से ज्यादा व्यवहारिक और असरदार नजर आती हैं। जंगल का फल को माला बना के देते हैं, तो मैंने उसके बाद वो पूछे कि मैं बोला ये सर खाने के लिए है। अब हमारा एरिया में फूल तो है ऐसे तो जंगल में, लेकिन कौन ये करेगा। हम पॉजिटिव चिंता करते हैं, तो इसलिए खाने के लिए इसको दिए हैं। आप भूख लगेगा तो कभी इसमें से निकाल के 2-4 खा लीजिए। अच्छा, ये पैसा क्यों देते हैं?
तो मैंने उसको फिर बताया कि सर हम ट्राइबल हैं, हम कहीं भी किसी का घर में कोई भी सोशल फंक्शन होता है तो खाली हाथ में नहीं जाते हैं। इस वक्त पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर देश के हर राज्य में आदिवासी संस्कृति शानदार अतीत के साथ खड़ी है। कई राज्यों में तो 90% से ज्यादा आबादी इन्हीं की है। देश में 31 ऐसी अनुसूचित जनजातियां हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है। इनमें भील की सबसे ज्यादा 1 करोड़ 26 लाख आबादी है। इसके बाद गोंड हैं जो 1 करोड़ 8 लाख की तादाद में मौजूद हैं। संथाल जनजाति की आबादी 58 लाख 38 हजार है, जबकि नेकदा आदि की आबादी 33 लाख 44 हजार और उरांव की आबादी 31 लाख 42 हजार है। मिजोरम और लक्षद्वीप जैसे राज्यों की तो 94.5% आबादी अनुसूचित जनजाति है। इंसान ने आगे बढ़ने के लिए सामाजिक ताने बाने में कई बदलाव किए। दुनिया के समाजों में खुद को ज्यादा विकसित और सामाजिक तौर पर समझदार घोषित करने की होड़ चल रही है। लेकिन इस अंधी रेस से दूर खड़ा आदिवासी समाज आज भी कई ऐसी परंपराओं को संजोए हुए है जो आधुनिक समाज कई कोशिशों के बावजूद हासिल नहीं कर पाया। जब वहाँ की औरतें थीं वो सब्जुगेट नहीं फील करती थी। इनफैक्ट मुझे याद है कि वहाँ कस्टम ये था कि अगर आप किसी औरत से आपकी शादी है और औरत आपसे तंग आ गई तो आप जब शाम को ऑफिस से वापस आते हो तो आपकी चप्पल वो बाहर रख देती थी, और अगर आपकी चप्पल बाहर रखी हो तो इसका मतलब है थैंक यू वेरी मच, अब आप जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है। बच्चों का नाम भी मदर्स पे था, प्रॉपर्टी भी थी, सब कुछ था। और वो सिर्फ कानूनी नहीं था, एक्चुअली द डोमिनेंस जो थी, मतलब कि सब्जुगेशन नहीं थी। अब वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, ये भी सोचने की बात थी। आदिवासी समाज अगर मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश करता है तो उसे कई शर्तों से दो चार होना पड़ता है। खतरा इस बात का भी रहता है कि विकास की दौड़ में कहीं आदिवासी समाज का सहज ज्ञान और उनकी संस्कृति खतरे में न पड़ जाए। They should be left. They shouldn't be contaminated. I'm using the word contaminated very clearly because the idea of contamination being that if they become part of the major community, that is the major cultures of the country, their position would be at the very bottom. The tribal community would be at the very bottom of the vertical caste system that we have in our country. विकसित होने के पैमाने धरती के इन मूल निवासियों के लिए विचित्र और असहज हो सकते हैं। ऐसे में इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद के दौरान उनकी संस्कृति का सम्मान करना बेहद जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद आदिवासियों को रोजाना संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग अपने इलाकों में सैकड़ों साल से रह रहे हैं और वास्तव में वहाँ के मूल निवासी हैं। एक नज़र डालते हैं आदिवासियों के इतिहास और उनके मौजूदा हाल पर। देश में आदिवासी कब और कैसे आए, इस पर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। लेकिन कई ऐतिहासिक साक्ष्य और पुरातात्विक अवशेष इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जनजातीय लोगों ने ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मानव समाज का ताना बाना रचा। आदिवासी शब्द खुद इस बात की तस्दीक करता है, जिसका मतलब आदि यानी सबसे पुराना और वासी यानी रहने वाले हैं। कई इतिहासकारों ने करीब 5000 साल पुरानी भारतीय उपमहाद्वीप की ज्ञात मानव सभ्यता का मूल इन्हीं आदिवासियों को माना है। इतिहासकारों का मत है कि जाति व्यवस्था से पहले इंसानी समाज कई जनजातियों में बटा हुआ था। शेड्यूल ट्राइब कहाँ से आया? ये कोई बाहर से नहीं आया। शेड्यूल ट्राइब के बारे में भी बहुत सारे धारणा ऐसा है कि शायद ये कोई स्पेशल एक कम्युनिटी होंगे, ये भी ठीक नहीं है।
देश में आदिवासियों की मौजूदा स्थिति की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 10 करोड़ 43 लाख यानी आबादी का 8.6% है। ये आबादी देश के 15% भौगोलिक क्षेत्रों में निवास कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 700 से ज्यादा जनजातियां अधिसूचित हैं। कई जातियां ऐसी हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में भी मौजूद हैं। ओडिशा में सबसे ज्यादा 62 जनजातियां अधिसूचित की गई हैं। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से अगर बात करें तो अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी तादाद मध्य प्रदेश में 14.69% है। इसके बाद महाराष्ट्र में 10.08%, ओडिशा में 9.20%, राजस्थान में 8.86%, जबकि गुजरात में 8.55% अनुसूचित जनजाति आबादी रहती है। जेनेटिक पूल के स्टडीज से लेकर आपकी बिहेवियरल स्टडीज, सोशियोलॉजिकल स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, ये सब जोड़ते हैं हमें उस मतलब ट्राइबल ओरिजिन्स के साथ, उस आदिवासी समाज के साथ। तो आज जो हम इनके बारे में जब बात कर रहे हैं, ये कोई चैरिटी की आधार नहीं कि बेचारे उनको जो है सही अधिकार मिलनी चाहिए। इस आबादी का बड़ा हिस्सा सुदूर ग्रामीण इलाकों से निकलकर शहरों में भी जा बसा है, लेकिन उनकी सामाजिक आर्थिक हालात में खास फर्क नहीं आया। राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक साल 2011-12 में देश में अनुसूचित जनजातियों की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी। इस साल देश के गांवों में रहने वाली 45.3% अनुसूचित जनजाति आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही थी, जबकि शहरों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के 24.1% लोग बीपीएल श्रेणी के थे। इनमें ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में तकरीबन 60% ग्रामीण आदिवासी आबादी गरीबी रेखा से नीचे पाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।